नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका संविधान की यात्रा में। संविधान की यात्रा के तहत हम सॉरी संविधान की यात्रा के तहत हम संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो भाग 5 है उसको पढ़ रहे थे। अंतिम क्लास में हमने भाग 5 में तो हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव है, उसको पढ़ लिया। विधायिका हमारा कंसेप्ट जो लेजिस्लेटिव पार्ट है वो हमने देख लिया। हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 112 से लेकर और 123 तक देखे। आज हम न्यायपालिका शुरू करेंगे, जुडिशरी को देखेंगे। संघीय जुडिशरी है जो यूनियन जुडिशरी है। हमारे यहाँ पर जुडिशरी की स्पेशल व्यवस्था ये है कि ये इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत है। एकीकृत मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे सेंटर में क्या है सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है हाई कोर्ट के नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स। और ये इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र है। मतलब इसमें क्या है कार्यपालिका या विधायिका का क्या नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं। तो हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी उसकी दो इम्पोर्टेंट इसको, एक तो है कि ये स्वतंत्र है, दूसरी का एकीकृत है। और वो सुप्रीम कोर्ट है वो संघ लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो हाँ, आर्टिकल 124 में हमने कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है उसके इस्टेब्लिशमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बनावट के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है, उसकी बनावट इसीलिए इसके बारे में बताया। आर्टिकल 124 बताया कि 72 सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य जज रहेंगे और 33 रहेंगे वो अन्य जज रहेंगे। इसको मुख्य जज को सीधा बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 33 और अन्य जज रहेंगे। अब इन जजों की संख्या क्या पहले भी इतनी थी क्या? नहीं, पहले कम थी। और इन जजों की संख्या घटा बढ़ा कौन सकता है? तो संसद इसकी संख्या घटा बढ़ा सकता है। संसद द्वारा कोई कितने जज हैं, चीफ जस्टिस एक तो रहेगा ही रहेगा, और इसको घटा बढ़ाना है वो कौन करेगा? संसद करेगा। तो घटाना है क्या बढ़ाना है उनकी कौन डिसाइड करेगी? संसद डिसाइड करेगी। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति देता है राष्ट्रपति महोदय। अगर सिंपल शब्दों में देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। परंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए क्या है, कॉलेजियम सिस्टम लाया है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में ये एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये तो सुझिए ये क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इसके सुप्रीम कोर्ट। ये सब क्या करेंगे? ये मिलकर और सुझाव देंगे राष्ट्रपति को कि भाई आपको किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना। तो इसको कहते हैं कॉलेजियम। तो कॉलेजियम क्या एक ग्रुप है जिसमें क्या 5 लोगों का, जिसमें क्या एक मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनमें उनके आधार पर नियुक्ति की जाती है। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट का एक तो सीबीआई है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश।
ये मिलके एक ग्रुप होता है कॉलेज में। ये क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति इसे नियुक्त करना। तो ये नियुक्ति क्या राष्ट्रपति क्या करेंगे, जज की नियुक्ति इस आधार पर है। अब क्या ये नियुक्ति का जो प्रावधान था वो ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें 3 जजेस केस आते हैं। एक फर्स्ट जज केस आता है, एक सेकंड जज केस आता है, एक थर्ड जज केस आता है और एक फोर्थ जज केस है। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। CJI की सलाह पर मतलब मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। परंतु टाइम के साथ में ये चीज़ें बदलती गई। अब क्या क्या बदलता गया इसमें बदलता गया 1981 में फर्स्ट जज केस में आया कि भाई क्या ये राष्ट्रपति जो है जो नियुक्ति करते हैं तो CJI की सलाह बाध्यकारी है क्या? नहीं। तो पहले बोला कि CJI की सलाह क्या है, बाध्यकारी नहीं। बाध्यकारी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर 1993 में फिर एक और केस आया, उसको बोलते हैं सेकंड जज केस। सेकंड जज केस तो इसमें क्या बोला? इसमें बोला जो पिछला आपने बात की उसको बदल दिया और बोला कि भाई CJI की सलाह बाध्यकारी है। CJI जिसे कहेंगे वो सलाह बाध्यकारी है। और थर्ड जज में केस में भी क्या कर दिया, उसको बाध्यकारी किया। परंतु अंतर दोनों में ये है कि यहाँ पर है वो CJI अपनी सलाह देंगे और साथ में 2 अन्य वरिष्ठ जजों की भी सलाह देंगे। तो यहाँ पर सलाह को क्या है और थोड़ा बड़ा किया, उसमें क्या किया, अन्य प्लस 1 प्लस अन्य 4 वरिष्ठ 4। तो अब कितने हुए? 5। तो ये हो गए हमारे 1998 का थर्ड जज केस। ये हो गए हमारे जजेज केस। अब ये तो अब फोर्थ जज केस में क्या है? फोर्थ जज केस में क्या है? NJAC बोलते हैं। NJAC नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट एक्ट। इसमें क्या किया, एक कमीशन बनाया था। इस कमीशन सरकार ने क्या कमीशन बनाया, जजों की नियुक्ति के लिए। तो उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बॉयड घोषित कर दिया। बॉयड मतलब कि ये सही नहीं, गलत घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इससे स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी। स्वतंत्रता प्रभावित और तो ये हमारा अभी का ये सिस्टम है अपना। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का जो बोला कि कॉलेज में कहाँ से मुक्ति होगी और कॉलेज में कुछ समझ में आ रहा था। कॉलेज में आयु कितनी है? 65 साल तक की आयु तक कितने रहेगी? कितने? 65 साल। ध्यान रखें 65 साल। अब ये बात ध्यान रखें कि जजों की उम्र कितनी है? 65 साल। तो अगर 65 जजों को कोई कमीशन का सदस्य बना जाएगा तो उसकी उम्र उससे 65 साल से ज़्यादा रखी जाएगी ना। जैसे कि ह्यूमन राइट्स है, इनके ह्यूमन राइट्स है, उसके जो अध्यक्ष या जो भी मेंबर्स होते हैं उनको जजों को बनाया जाता है। तो उन जजों की वहाँ पर उम्र कितनी रहती है? मोस्टली 70 साल रहती है। क्यों? क्योंकि 65 से तो ये नहीं रिटायर हुए, तो इसलिए उनको ज़्यादा रखी जाती है। इस तरह पे किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखना, CJI को नहीं देते, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। अब इनको हटाना है तो हटाएंगे कैसे? हटाने की प्रक्रिया देखो, हटाने की प्रक्रिया तो उसको अपन बोलते हैं कि ये महाभियोग आता है। महाभियोग नहीं बोला जाता,
देखो कंडीशन क्या है कि जब दुराचार करे, मिसबिहेवियर करे, जब उनका दुराचार है, मिसबिहेवियर है, ये अपने अक्षमता, इनकेपेसिटी है, इनमें दोनों में तो ये दो कारण से, एक कारण से हो गए दुराचार और अक्षमता से दोनों पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाना है? देखो लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में क्या है, एक चौथाई बहुमत के साथ में, सॉरी एक चौथाई सदस्यों के वोट के साथ में वो प्रस्ताव लाया जाता है। अब वो सॉरी मैं गलत बोल गया था, यहाँ पर लोकसभा में है वो 100 लोग सदस्य होंगे और राज्यसभा में वो 50 सदस्य होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है यहाँ पर थोड़ी गलती, यहाँ पर राज्यसभा में लोकसभा में कितने सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, वह अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो 100 लोगों को चाहिए, समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में कितने चाहिए, 50 लोगों को समर्थन चाहिए। 3 समर्थन के साथ में क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव आ गया उस पर क्या होगी, फिर चर्चा होने के बाद में उसमें अब वो जो भी चेयरपर्सन है वहाँ पर अध्यक्ष या सभापति वो डिसाइड करेंगे किस प्रस्ताव को लेना है या नहीं लेना। तो सभापति ने मान लिया, उसको हाँ कर दी, और सभापति ने हाँ कर दी, एक कमेटी बैठी, इंक्वायरी कमेटी, कितनी 3 सदस्यीय 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी है, ये क्या करेगी, ये डिसाइड भी करेगी कि देखिए क्या इस पर चार्जेज क्या आएगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसको वापस सदन के पास ले जाएगा। सदन क्या करेगा, इसको वोटिंग करेगा। वोटिंग कितनी चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% टोटल कोई सदस्य का कितना चाहिए, 50% और 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। अब जब ये हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में भी जाता है। चलो उसको थोड़ा सा देना समझते हैं। तो अगर किसी न्यायाधीश को हटाना, सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, सेम प्रोसेस है, न्यायाधीश को देखो प्रस्ताव लाना है, उसमें ऊपर लोकसभा में या राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने सदस्य चाहिए, 100, राज्यसभा में कितने चाहिए, 50, किस 50 सदस्य चाहिए। और जब ये 50 सदस्यों ने प्रस्ताव ला दिया तो ये प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के और लोकसभा के, इसमें पास सभापति के पास जाएगा, इसके पास में अध्यक्ष के पास जाएगा, स्पीकर ये गया। अगर इन्होंने सहमति दे दी तो 2 काम, ये तो असहमति है, असहमति दे दी तो ख़त्म, कोई मतलब ही नहीं प्रस्ताव करेंगे। सहमति दी तो ये फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन, सहमति दे दी क्या करेंगे,
कमेटी बनाई जाएगी इंक्वायरी के लिए। तो इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं इसको, जांच समिति 3 सदस्य होगी। 3 सदस्य कौन होगा? तो या तो उस 3 सदस्यों कौन होगा? या तो CJI होगा या फिर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा होगा एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, किसी भी हाई कोर्ट का। तीसरा क्या होगा? जैसे कि जस्टिस वर्मा की कमेटी में जस्टिस वर्मा थे जो दिल्ली के, उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा केस मतलब कैसे मिले थे उनका। एक होगा डिस्टिंग्विश्ड विशेष डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। 3 सदस्य कमेटी बनी। 3 सदस्य कमेटी बनने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी ठीक है सर, सदन को भेज दो। सदन क्या करेगा? वोट करेगा। वोट कितने चाहिए? कुल का 50% चाहिए, कुल सदस्य 50% सदस्य वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। अगर ये इतनी वोटिंग हो जाती है ठीक है तो बिल को पास नहीं होगा। पास होने के बाद में की जाएगा, ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में क्या होगा? दूसरे सदन में यहाँ से उसको आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी। पूरी क्या प्रोसेसिंग? सेम प्रोसेसिंग वेट जैसे ही उसको फिर बोला जाएगा कि उनसे पूछा जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा तो फिर वो वापस यूनिवर्सिटी कर जाएगी कि भाई कहाँ की ये बात सही है नहीं। अगर ये बात सही होती है तो क्या ये सदन दूसरी सदन भी उसको पास कर देता है। तो क्या राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देंगे उसी दिन उसका रहेगा। अभी तक कितने जज हुए? अभी तक देखो इम्पीचमेंट जो की हुई है इसी में कंप्लीट मतलब ऐसे कंप्लीट इम्पीचमेंट नहीं हुआ। या तो जैसे इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई तो या तो उन्होंने अपने आप को इस्तीफा दे दिया या फिर जो इम्पीचमेंट है वो बीच में कहीं ना कहीं रुक गई। इम्पीचमेंट वर्ड कहीं कानून नहीं है। कानून क्या कहते हैं? सिर्फ रिमूवल की बात करता है, इसे हटाने के लिए तो महाभियोग नहीं बोल सकते इस केस में। यही एक अब किस के बारे में बात की है? देखो एक तो होते जस्टिस रामास्वामी को 1997 तो उस टाइम पे क्या विकलांग मोशन आया था, परंतु वो लोकसभा में वो एबसेंट हुई थी तो सब इसमें और भी है। जस्टिस स्वामी का स्वयं है, अभी जस्टिस वर्मा के जो है इनकलाब भी आने वाला है। जस्टिस पारदी वाला जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जस्टिस उनके खिलाफ भी एक बार ऐसी कार्रवाई 2015 में हुई थी। जस्टिस दीपक मिश्रा जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके खिलाफ ये सब आया था, परंतु लोकसभा के चेयरमैन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये हमने इसके रिमूवल कोशिश की। पात्रता क्या? क्वालिफिकेशन पेश भारत का नागरिक होना चाहिए या तो 5 साल किसी न्यायालय में न्यायाधीश हो। हाईकोर्ट में क्या हो? हाईकोर्ट में क्या हो? न्यायाधीश हो। या फिर 10 साल का हाईकोर्ट में क्या वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई विशिष्ट दीजिए, मतलब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब जो अपने जो फैसले हैं उनको ऐसे विशेष पहचान रखता हूँ तो ये क्वालिफिकेशन से तो भारत का नागरिक हो और 3 महीने से कोई सा भी होना चाहिए। या तो 5 साल में हाईकोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए या 10 साल का वो हाईकोर्ट में क्या वकील एडवोकेट रहा हो या फिर वो जूरिस्ट हो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो मतलब विशेष न्यायाविद हो। आयु का निर्धारण कानून डिसाइड करेगा कि कितना अभी 65 साल का रखा है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो दिलाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद ही किसी भी कोर्ट में क्या नहीं कर सकता, वो अपनी वो नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, अब है 24 आर्टिकल 124। तो देखो आर्टिकल 124 याद रखना है।
124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बनावट है। उसके बाद में कितने सदस्यों को जिनको नियुक्त किया गया, नियुक्त किया, हटाना है, योग्य सब किसमें 124 में क्लीन। अब आर्टिकल 125 का वेतन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होगा, दूसरे किसी अनुसार होगा, विशेष अधिकार वक्त और 5 समय कभी नियुक्ति के बाद में घटाए नहीं दे सकते हैं। और ये क्या होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होंगे और वित्तीय सूची में होंगे। सेक्शन प्रधान है कि एक बार जब नियुक्ति हो गई तो उसके वेतन भत्ते, अवकाश अधिकार जो भी पेंशन संबंधी जो भी अधिकार है वो घटाए नहीं जा सकते। बढ़ाए जा सकते हैं पर घटाए नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जस्टिस, माना कि कोई चीज़ जस्टिस अभी है वो कार्य नहीं कर पा रहा है, बीमार है, है नहीं है, या छुट्टी पे किसी कारण बस, या उनके ऑफिस वैकेंट है, एब्सेंट है, एनुअल परफॉर्मेंस ड्यूटी में से कोई भी एक काम एक रीज़न है, अगर वर्तमान नहीं है तो क्या राष्ट्रपति के बारे में किसी को एक्टिंग कार्यवाह जस्टिस होना। कार्यवाही कौन करेंगे, ध्यान रखना बात है। अब है 127 आर्टिकल, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जो है तो देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में काम पेंडेंसी है तो क्या बहुत सारी बेंचें बनती है, तो बेंचें बनती है तो कई बार क्या होता है कि जैसे डबल बेंच, ट्रिपल बेंच या फिर 5 सदस्यीय बेंच बनती है कानून विशेषज्ञ द्वारा। तो उस केस में क्या कि जो जस्टिस है न्यायाधीश है उनकी कमी पड़ जाती है, कमी हो जाती है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो CJI है वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको बुला सकते हैं। तो कब कंडीशन क्या है, नो फॉर अगर कमी पड़ती है पूरी गणती, मतलब जो जितने जस्टिस जितने हमको न्यायाधीश चाहिए बेंच बनाने के लिए, इतने नहीं हो पा रहे तो क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे CJI कर सकते हैं। और जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति और उस हाई कोर्ट के CJI, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर। अप्रूवल तो किससे लेना, राष्ट्रपति से। सलाह किससे, कंसेंट किससे लेना, स्वीकृति किससे लेनी, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर कौन करते हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो इसकी अपॉइंटमेंट करता है एडॉक जज। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे तब तक उनके पास में सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा फुल पावर है, कोई पावर नहीं। अब है आर्टिकल 128 कहता है कि जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के उनको भी राष्ट्रपति जो CJI है राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्ति दे सकते हैं, जिससे कि काम का बर्डन घट जाए, काम उससे बर्डन घट जाए। उनको भी कुछ विशेष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको समान विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और उनको वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित किए जाते हैं, कितना वेतन देना नहीं, मतलब रिटायर्ड जस्टिस है उनको भी क्या है वापस कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। अब आर्टिकल 129 इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 129 का कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय है जिसके सारे भी जजमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्या जितने भी जजमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उन दो जजमेंट तो जो भी छोटे न्यायालय हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले कोई भी जजमेंट है उसमें एज ए कानून की तरह काम करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय आदेश अभिलेख स्थायी रूप से दर्ज होते हैं तो उनको प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब फ्यूचर में हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह उन जजमेंट्स को अपने जजमेंट्स देने में या काम में लेते हैं। और इसी के तहत एक ये है कि अगर इसको कोई अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट की कोई बात नहीं जाती है तो बात कोई भी दुष्व्यवहार चलाया जाता है तो उसकी कोई आदेश तो उसकी मान्य होती है तो क्या उसमें उस केस में क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, वो दंड देने का अधिकार रखता है, दंड देने का अधिकार। ये होगा आर्टिकल। आर्टिकल 130 का कोर्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब कि वो क्या होगा अभिलेख न्यायालय का। आर्टिकल 130 में क्या, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का होगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का मतलब हाई कोर्ट, मतलब कहाँ पर रहेगा, वो दिल्ली में रहेगा
जयपुर में रहेगा, कहाँ रहेगा, तो वो डिसाइड करेगा। देखो अभी तो डिसाइड क्या है, दिल्ली, पर सीजीआई चेंज कर सकते हैं उसको इस अप्रूवल के साथ राष्ट्रपति के। अगर राष्ट्रपति कह दे कि नहीं, हमारे जो हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है, मेन पीठ है, उसको मेन बेंच है, उसको हमको चेन्नई में रखनी, चेन्नई में जा सकती है। अभी कहाँ पे, दिल्ली। कौन डिसाइड करता है, सीजीआई डिसाइड। किसकी सहायता पर, किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह। देखो इसके बाद में देखो अब कुछ कार्य, उनको कार्य आर्टिकल 131, 32, 33, 34 ये है सुप्रीम कोर्ट की कार्य। अब ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 131 में कहता है ओरिजिनल जुडिशन है। ओरिजिनल जुडिशन मतलब जो किसी और के पास नहीं है। ओरिजिनल मतलब जो संविधान से मिला, तो अन्य किसी के पास नहीं है। जैसे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट है, जैसे राजस्थान स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, या फिर पंजाब मान ले, या फिर बंगाल मान ले, जिसके साथ में आए दिन मोदी जी और ममता बनर्जी उनके बीच में कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो उसके बीच में अगर कोई केस चल रहा है, उस केस को कौन सकता है, सिर्फ से सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड है, उसकी साइड में कुछ स्टेट है, तो साथ में दूसरी साइड में एक या उससे ज़्यादा स्टेट है, ये लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है, या तो सिंगल भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा तो बहुत सारे स्टेट हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट उस केस में क्या होगा, उस केस में और भी ये दूसरी किसके पास है, इसकी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के पास है। स्टेट वर्सेज स्टेट है, एक साइड भी कुछ स्टेट्स है, दूसरी साइड भी एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स है। तो इस केस में भी ओरिजिनल प्रथम बार सुनवाई कौन करेगा, प्रथम सुनवाई कौन करेगा, प्रथम सुनवाई करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ऐसा। अब देखो, अगर संविधान लागू करने से पहले अगर कोई ऐसी त्रुटि हो रखी है, कुछ बात हो रखी है, तो उसमें केस में तो ये इसको छोड़ देगा, इसकी सुनवाई नहीं। परंतु संविधान लागू होने के बाद में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ उसके साथ में कुछ स्टेट वैसे भी कुछ स्टेट है, तो उनके बीच में फिर स्टेट वर्सेज स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद है, तो उसको आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 132 में क्या है, अपील है। अपील जुडिशन में क्या है, अपील मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं सुनेगा, परंतु अगर हाई कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मैटर है, वो चला गया हाई कोर्ट अपील में। अब हाई कोर्ट से अपील कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट, ये हो गई अपील। मतलब बोला कि हाई कोर्ट में कोई डिसीजन था, उससे कोई पार्टी सहमत नहीं होती, उसे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर हाई कोर्ट को भी लगता है कि हाँ भाई ये जो मैटर है इसमें कानून कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कोई एक विशेष जो कानून की व्याख्या है, संविधान की व्याख्या है, उस पर गंभीर प्रश्न उठता है, तो उस केस में क्या है, हाई कोर्ट उसको सर्टिफाइड करके वो कह सकता है कि सुप्रीम कोई पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। उस केस में क्या है, उस केस में इसको हम क्या कर सकते हैं, अपीलेट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। तो उस चैलेंज के लिए क्या कि हाई कोर्ट में अपीलेट जुडिशन सर्टेन केसेस हाई कोर्ट से, तब जब संविधान की व्याख्या को संबंधित कोई गंभीर प्रश्न उठा कि संविधान में कोई व्याख्या है, कोई टॉपिक लिखा है, उस पर गंभीर प्रश्न उठा, यार ये ऐसा समझाया जाए, ऐसा समझा जाए। मामले का कोई भी पक्षकार यह कहते हुए अपील कर सकता है कि उच्च न्यायालय ने उसे संवैधानिक प्रश्न का गलत निर्णय दिया है। तो कोई लगता है, किसी भी पक्षकार को ये लगता है कि भाई किसी संवैधानिक प्रश्न था, उससे गलत निर्णय दिया, तो उसको अपील की जा सकती है। तो मोस्टली इसमें क्या है, और 132 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखा जाता है। अपील है तो कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक।
जो किसी के फंडामेंटल राइट्स है वो जा रहे हैं, उसको सरकार छीन रही है और हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं सरकार कर रही है, सही कर रही है। तो उस केस में क्या है कि कोई व्यक्ति है क्योंकि वो संविधान का मतलब संविधान में मिलेगा फंडामेंटल, उस केस में क्या है वो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 133 में वही अपील है, परंतु वो किस केस की है, सिविल में। वही है कि अगर कोई सामान्य में से अगर गंभीर कुछ न कोई विधिकृत कानून पर या फिर बाद में उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसको लगता है कि यार इसको सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए, उस केस में भी वो कर सकते हैं। आर्टिकल 134 में क्या है, क्रिमिनल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स है। तो उस बात वही है से अपील करना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो 132 है उसमें संवैधानिक है, 133 में सिविल मैटर्स है और 134 में क्या क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर मतलब आपसे घरेलू लड़ाई, जमीनी विवाद हो गया, जिसमें मतलब क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। क्रिमिनल मैटर में किसी को मार दिया, किसी के साथ मारपीट हो गई, जैसे बिल में क्या आता है तलाक हुआ, और कोई उत्तराधिकारी का मैटर है, कोई जमीन भीड़ है जब इसमें तो सिविल मैटर वो क्रिमिनल मैटर में। तो मैटर्स में मतलब कि अपन को जिसमें कोई मारपीट हो गई है, जिसमें कोई कानूनी बात हो आई किसी व्यक्ति को लेकर किसी आई किसी मतलब तो कोई सजा का ऐसा प्रावधान है जिसमें 10 साल से भी सजा है उसमें, या फिर क्रिमिनल मैटर में से जिसमें मारपीट हो गई। अब देखो क्रिमिनल मैटर में एक चीज़ स्पेशल ये है यहाँ में, अगर अभी किसी अभियुक्त के बरी होने के आदेश को पलट दिया और उसे मृत्युदंड कर दिया, अगर हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, लोअर कोर्ट ने उसको क्या बोला, बरी कर दिया, तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, उसको मृत्युदंड दे दिया, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है, या फिर हाई कोर्ट ने खुद ने कोई डिसीजन मंगवाया हो, लोअर कोर्ट से बोला कि नहीं ये मैटर मेरे पास नहीं करो, उसमें मृत्युदंड दे दिया। अगर मृत्युदंड दे दिया है तो उस केस में मृत्युदंड किसी भी परिस्थिति में दे दिया अगर हाई कोर्ट ने, तो उस केस में आप उसको भाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, उसमें अपील की जा सकती है। जब फिर हाई कोर्ट ने कह दिया हो कि नहीं इस मैटर में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने के लिए योग्य है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको फिट मान लिया जाएगा और वो सुनवाई आर्टिकल 134 के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 34A क्या कहता है, 34A कहता है कि हाई कोर्ट है वो सर्टिफाई करता है किसी मैटर को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, प्रमाणित करके देता है वही इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य है, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाना चाहिए। तो यहाँ पे 134 देख लिए। तो अभी देखें आर्टिकल 131, 132, 133 और 134। इसमें क्या है, ओरिजिनल डिस्पोजिशन, इसमें क्या है, अपील है, कौन सी संविधान, इसमें भी क्या है, अपील है, कौन सी है, सिविल है, इसमें कौन सी है, अपील है, कौन सी नहीं। तो 132 में कुछ 34 वहाँ पर ठीक है। आर्टिकल 135 कैसा है कि जो पहले देश आज़ाद हुआ था उससे पहले क्या फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था, उसके जितने भी अधिकार, जितने भी उसके पास में अधिकार है वो सब उसके पास होंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यह आज के समय में उसको ऐसा उपयोग नहीं है। आर्टिकल 136 है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो हमने यहाँ पर कुछ पढ़े कि भाई अपील का अधिकार कब होगा, अपील का अधिकार जब होगा जब कुछ आर्टिकल 133, 32, 33 और 34 में अपील होगा, अपील की जा सकती है। परंतु इसके अलावा भी अगर आर्टिकल 133, 34 और 32 है, इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्टिविटी इनमें फिट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के टाइप में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सर्टिफाइड करके नहीं दिया कि उसको हाई कोर्ट ने ऐसा प्रमाणित करके नहीं दिया कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाना चाहिए, तो तब भी अगर विशेष परिस्थिति में
सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी मैटर को सुनने के लिए तैयार है, और उसको क्या स्पेशल लीव होती है। स्पेशल लीव के माध्यम से आर्टिकल 136 के माध्यम से विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है। हम स्पेशल लीव पिटीशन लगाते हैं और उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय, हाईकोर्ट में किसी भी न्यायालय के खिलाफ विशेष अधिकार रखता है, वो सुन सकता है। आर्टिकल 137 कहता है, आर्टिकल 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने जो भी आदेश निकाल उनको रिव्यू कर सकता है। माना सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि किसी कारण बस उनकी कोई उनका जो कोई डिसीजन था, आदेश था, डिसीजन में आदेश में कोई त्रुटि रहेगी, कमी रहेगी, तो क्या है रिवीजन पिटीशन हो जाएगी। रिवीजन पिटीशन का माध्यम एक्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है, उसके माध्यम से क्या वो अपने जो भी निर्णय दिए थे उनको वापस सुनवाई कर सकता है। अगर से आर्टिकल 138 क्या 138 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय उसका अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट किसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा कर सकता है। देखो आर्टिकल 139 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में कुछ रिट पिटीशन जारी करने हैं, जैसे जिसको प्रोहिबिशन को वारंट को असर कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। तो इन रिट जारी करने को अभी इनके पास में सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है जब फंडामेंटल राइट को भी जारी कर सकता है, परंतु पार्लियामेंट इसको क्या कर सकता है, इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, अन्य मामले में भी इसकी बढ़ा सकता है। तो एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, परंतु अभी सिर्फ क्या है फंडामेंटल राइट के केस में वो जारी कर सकता है। आर्टिकल 140 में कहते हैं सर्वोच्च पास में सहायक अधिकार, जो अधिकार है उनके अलावा भी अन्य अधिकार है, मतलब कि सर्वोच्च का पास में बहुत सारे और अन्य अधिकार हैं। आर्टिकल 140 कहता है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वो लोअर कोर्ट से उनको बाइंडिंग है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी घोषित कानून से वो उन पर सभी कानून जो भी इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर अन्य न्यायालय को बाध्यता है। मतलब क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम होगा, क्योंकि वो जो कह रहा है वो सब पर लागू रहेंगे। आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट है। 142 का कहता है कि अगर कानून में कुछ प्रोसेस बन रहा है, कानून में किसी चीज़ में कोई कानून में कोई बात बनने का, तब तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर किसी इंसान के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ, तो नेचुरल जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ किसी साथ, नहीं हुआ कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ, उस केस में क्या है सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकता है, कोई भी आदेश, कोई भी आदेश दे। जैसे कि हाल ही में एक केस ऐसा आया था जिसमें शायद एक बच्चा था और बच्चा अपनी IIT की एडमिशन के लिए फीस टाइम पर फीस पे नहीं कर पाया, तो IIT में उसका एडमिशन ब्लॉक हो गया था। तो वो उस बंदे ने इस आर्टिकल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 142 कहते हैं जो IIT का उनको ऑर्डर दिया कि भाई इस बंदे ने मेहनत की है, तभी बच्चा और वो टाइम पे फीस जुगाड़ नहीं कर पाया, तो उसका मतलब नहीं तो उसको IIT से निकाल दिया जाएगा। तो उसको क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आदेश देकर उसको एडमिशन की भी बहाल कर दी। तो कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 143 में क्या है कि देखो 143 में क्या है, राष्ट्रपति को लगता है कि ओके कोई दिक्कत है, कोई ऐसा कानून के मैटर है, तो कानूनी मैटर फंसा हुआ है, तो उस केस में क्या कर सकता है राष्ट्रपति ने वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह दे सकता है कि भाई इस मैटर पर क्या सलाह लेना जाना चाहिए। हाल ही में क्या हुआ, हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने जो तमिलनाडु वर्सेज तमिलनाडु सरकार वर्सेज तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो केस था, गवर्नर का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा
जो गवर्नर को आदेश दिया गया था कि वो 3 महीने में और 1 महीने में जो भी बिल है उन पर डिसाइड करना, उन पर ऐसे अनिश्चित काल तक आप उनको दबा कर नहीं रख सकते। तो उस केस में कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। तो इन गाइडलाइंस को, वो गाइडलाइंस राष्ट्रपति के लिए भी कुछ गाइडलाइंस थी और कुछ गाइडलाइंस गवर्नर के लिए भी थी, राज्यपाल के लिए थी। तो उस गाइडलाइंस के खिलाफ हमारे जो हाल ही राष्ट्रपति है उन्होंने कुछ सवाल जो फिर जो सलाह है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग ली। तो ऐसे केस में क्या सलाह मांग सकता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब इसमें ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति हैं वो सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, वो उनको बाध्यकारी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से सलाह क्या है, कोई मेट्रो कानून होती है तो वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। अब देखो इसके अलावा आर्टिकल 144 में भी कुछ नहीं है कि सिविल और जुडिशल अथॉरिटी है, जो भी जितनी भी अथॉरिटी है वो टू एड सुप्रीम कोर्ट, जो भी सिविल अथॉरिटी है या फिर जो जुडिशल अथॉरिटी, जो भी अन्य सिविल अधिकारी है या फिर जुडिशल अधिकारी है, वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करते हैं। आर्टिकल 145 सर्वोच्च न्यायालय के नियम और कार्यक्रम, सर्वोच्च न्यायालय कैसे क्या नियम बनाया है, कैसे उनको कार्य करना, किसी ने काम करना, जैसे कि तुम्हारा रोस्टर सिस्टम, कौन सा केस किसको जाएगा, और इन सब के लिए क्या आर्टिकल 145 आर्टिकल 146 कहता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टाफ होगा, तो उस स्टाफ की नियुक्ति कौन करेगा, CBI करेगा, और या फिर कोई CBI कह सकता है अन्य व्यक्ति से। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है, ऑफिसर्स है सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशल ऑफिसर्स है या फिर सर्वेंट है, तो उस सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की बात करता है और उसमें ये बताता है कि स्टाफ को नियुक्ति कौन करेगा, या फिर CBI करेगा इस स्टाफ को, या फिर जो भी स्टाफ अन्य CBI बोलता है कि अन्य किसी जस्टिस को आप उसमें पावर देता है नियुक्त करने का, तो वो करेगा। और वैसे इवन जो भर्ती रख सकते हैं न्यायाधीश, वो सब इसमें होगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा, या फिर उसकी जो सेवा शर्तें हैं वो फिक्स रहेंगी, नियमानुसार रहेंगे, मतलब, और जो भी व्यय होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा। इसके बाद में आर्टिकल 147, तो आर्टिकल 147 में क्या है, व्याख्या की गई है किसकी, कि हमने पढ़ा था जब हम अपील की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हम पढ़ रहे थे किसमें, कि संविधान में अगर कोई संविधान गंभीर विषय पर प्रश्न है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर कोई गंभीर विषय पर प्रश्न उठता है उस संबंधित व्याख्या की गई कि इस गंभीर विषय को क्या माना है, गंभीर विषय कहाँ से माना जाना, या तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, या इसके अधिकार जो कोई आदेश है, इसके तरह कोई आदेश जारी हुआ या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके तहत अगर कोई आदेश जारी हुआ, इनमें क्या होगा, इसको जो भी आदेश जारी हुए हैं उनको में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। अगर गंभीर प्रश्न उठता है तो उसको अपीली क्षेत्र में माना, कोई उसको अपीली क्षेत्र में मानते हैं, उसको राष्ट्रपति हैं वो सलाह भी ले सकते हैं, ये सब। तो हमने आज क्या कर दिया, राष्ट्रपति, आज हमने क्या जो संघीय न्यायपालिका पालिका खत्म। अब हमें एक छोटा सा और क्वेश्चन देखना है, वो है हमारा 148 से लेकर 151 का, 148 से लेकर और 151, इसमें हमारा क्या है किया गया, इसको हम बाद में देखेंगे या फिर एक नेक्स्ट वीडियो और देख लेंगे, इसमें क्या है के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और जो भी पार्ट 5 में कुछ रह गया है उसको बारे में देख लेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये हम आज इतना ही आज के लिए धन्यवाद।